हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउटनट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो फटाफट से आ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो भाई 10वीं क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, भाई उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो भाई गद्यखंड की शुरुआत ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जी हाँ बच्चों, पहले वाला चैप्टर मित्रता हमने आपको कराया था, जिसमें आपने ये जाना था कि हमारे जीवन में मित्र कितने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम जब तक अपने माता पिता की छत्र छाया में रहते हैं, जब अपने परिवार वालों की छत्र छाया में रहते हैं, और जब हम हायर स्टडीज के लिए, नौकरी करने के लिए जब हम घर के बाहर जाते हैं, तो सब लोग अनजान होते हैं। क्लियर? किससे हमारी दोस्ती हो जाए, कब कौन हमें समझ में आ जाए, है ना, और वो हमारे संपर्क में आ जाए, हमारा मित्र बन जाए, तो क्या वो हमारा मित्र कहने वाले लायक है? तो हमें क्या जीवन में चूजी बनना पड़ेगा, यानी कि चुनाव, सही चुनाव हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अच्छे मित्र आ जाते हैं, अगर हमारा संपर्क अच्छे लोगों में हो जाता है, तो हमारी जो जीवन है उसको एक सही दिशा मिल जाएगी। और अगर हम गलत संगत में पड़ गए तो भाई हमारा जीवन जो है वो गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में चला गया, तो भाई जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है? तो व्यक्ति का चुनाव यानी कि मित्र का चुनाव, अगर आपके जीवन में ऐसा मित्र है जो आपके सुख दुख का साथी है, तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने ये जाना, और आज वाले पार्ट में क्या जानते हैं? तो आज करेंगे ममता की शुरुआत। जी हाँ बच्चों, आज अगला अध्याय है ममता, और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं, साहित्य में क्या योगदान है, पाठ की व्याख्या करेंगे विस्तार पूर्वक, साथ ही साथ गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर, और लास्ट में है बहुवैकल्पिक प्रश्न। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़े, इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पेन उठाओ और कॉपी उठाओ, ताकि हमारे साथ आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। भाई लगे तो सही आप भी मेहनत कर रहे हो, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपकी भी मेहनत झलकनी चाहिए। भाई देखो, अगर आप पेन कॉपी के साथ बैठते हो तो भाई छोटे छोटे नोट्स होंगे आपके रेडी, और ये नोट्स आपकी परीक्षा में बड़े काम आते हैं। मैं हर क्लास में, हर बार, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, किसी वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, मैं हर बार बच्चों को समझाता हूं, बताता हूं कि भाई लिखकर पढ़ने की आदत डालो। क्योंकि अभी आप क्या हो, अभी छोटी क्लास में हो, अभी आप आदत डाल सकते हो। जब आप बड़े हो जाओगे तो आर्कस करोगे, तो भाई आगे चल के क्या होगा, स्पीड नहीं होगी, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, परसेंटेज नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? तो लिखने के बड़े सारे फायदे होते हैं। क्लियर है? चलो जी कर देते हैं शुरुआत। तो भाई हिंदी साहित्य की अगर बात करी जाए तो भाई साहब कौन नहीं जानता है जयशंकर प्रसाद जी को। तो महाकवि, कथाकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता है। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखने को मिलती हैं। हर क्लास में आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, है ना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर गद्यांश से हो, चाहे वो पद्यांश से हो, किसी कथाकार के रूप में हो, नाटककार के रूप में हो, आपको कुछ न कुछ लेखनी इनकी पढ़ने को मिल ही जाती है। क्लियर? जीवन परिचय और रचनाएं न केवल पढ़ने में सरल और सुलभ होती हैं इनकी, बल्कि हमें यथार्थ ज्ञान और प्रेरणा भी देती हैं। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद रचना को अपनी साधना मानते थे। क्लियर है? कोई भी कार्य करो तो उसमें डूब जाओ। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये साधना यानी कि पूजा समझते थे, और वो उपन्यास को ऐसे लिखते थे मानो जैसे वे उसे पूजते हो। क्लियर है? और शायद उनकी यही जो लगन है, यही जो एक साहित्य के प्रति जो उनका प्रेम है, इसी की वजह से शायद आज हम उनको याद करते हैं। क्लियर है? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी बातें खत्म नहीं हुई हैं। क्लियर? बहुत सारी कविताएं, कहानियां हैं जो आपको यथार्थ का भाव कराएंगी। आइए विस्तार से जानते हैं जयशंकर जी के प्रसाद के बारे में। तो महान लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में। क्लियर है? तो जन्म का वर्ष याद रखना और मृत्यु का वर्ष याद रखना एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। मैं हर बार बताता हूं, नोट डाउन करो।
हर लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री के जन्म के विषय में आपको पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु की डेट आपको पता होनी चाहिए, सन आपको याद रहना चाहिए। 100% परीक्षा में पूछ लिया जाएगा किसी के भी बारे में। क्लियर है? तो याद करते चलो, साथ साथ याद करते चलो। क्लियर है? ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। चलो भाई, बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में। एक बहुत ही समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया था। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का यहाँ पर शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ये एक प्रयोगधर्मी रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? 1926 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक जयशंकर प्रसाद के कई दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद कवि, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार आदि रहे हैं और इनके आने से ही हिंदी काव्य में खड़ी बोली के माधुर्य का विकास हुआ है। क्लियर हो गया? ये आनंदवाद के समर्थक थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कह के बुलाया करते थे। क्लियर है? चलो, प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया और अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहते नहीं है, पूत के जो पांव होते हैं वो पालने में ही नजर आ जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो, काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास और कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। तो यानी कि कई सारी विधाओं में ये पारंगत थे, दक्ष थे। चाहे वो गद्यखंड से हो, गद्यांश हो, चाहे वो पद्यांश हो, चाहे वो कविताएं हो, कहानियां हो, उपन्यास हो या फिर नाटक हो। क्लियर है? हर विधा में इन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। ये एक कवि के रूप में और नाटककार के रूप में ज्यादा है ना प्रसिद्धि इनको मिली और ये जाने जाते हैं। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं, यानी कि सर्वप्रथम स्थान रखते हैं, है ना। गणमान्य व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। क्लियर है? लोग इसे बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है और जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। क्लियर है? यहां से याद रखना, कामायनी। क्लियर हो गया? सर्वोत्तम इनका ग्रंथ है। श्रेष्ठ काव्यों में, दुनिया के श्रेष्ठ काव्यों में इनकी, इस कामायनी की क्या होती है? तुलना की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव और मौलिक वर्णन किया है। क्लियर? इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ थी, यानी कि तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा इन्होंने अपने लेखों में किया है। क्लियर? संस्कृत निष्ठ यानी कि जो संस्कृत से लिए गए शब्द जो हैं वो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो, उनको बोलते हैं संस्कृत निष्ठ, यानी कि तत्सम। चलो, साहित्यिक परिचय की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपने बचपन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर दिखता है और उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपने गुरु रसमय सिद्ध को एक सवैया लिख कर दिया था। अपने गुरु को इन्होंने 9 साल की उम्र में क्या एक सवैया लिख के दिया और जिसका नाम था कलाधर। क्लियर? पहले उनके बड़े भी शंभू रत्न चाहते थे कि भैया ये अपने पैतृक व्यवसाय को संभालें। क्लियर? इनके जो भाई थे, बड़े भाई थे, वो ये चाहते थे कि भैया ये अपने पैतृक व्यवसाय यानी कि जो पिता का व्यवसाय है उसको संभालें। लेकिन काव्य रचना की तरफ उनकी प्रेम को देखते हुए उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को पूरी तरह से छूट दे दी कि तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। क्लियर है भाई? तुम्हारा जो मन करे वो करो। और कहते नहीं है कि व्यक्ति को अगर आजादी मिल जाए, व्यक्ति को अगर ये स्वतंत्रता मिल जाए तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट है कि भैया बच्चे पर प्रेशर मत डालो। आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है आप वो करो, लेकिन मन लगा के करो। क्लियर है? तो भाई से जब सहमति मिल गई, भाई से जब छूट मिल गई, तो उन्होंने वो किया जो उनके दिल को अच्छा लगा और अपने बड़े भाई की सहमति और उनके आशीर्वाद के साथ पूरी तन्मयता के साथ हिंदी साहित्य लेखन और काव्य रचना के क्षेत्र में लग गए। जब बड़े भाई का हाथ सर पे है तो फिर क्या डरना। क्लियर है? चलो भाई, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में बात करें
तो भैया जीवन परिचय इनकी रचनाओं से भरा हुआ है भाई। इनकी रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित हैं। कामायनी इनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इस तरीके से लिख सकते हो या इससे बढ़िया ये हेडिंग डालकर लिख सकते हो, जैसे कि अभी मैं आगे बताऊंगा। तो प्रमुख रचनाएं हैं कि भाई इनका झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये एक काव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, उपस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये नाटक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह तथा कंकाल, तितली, इरावती, ये एक उपन्यास है। ठीक है भाई। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानियां जो है उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे कि देवदासी, विसाती, प्रणय चिन्ह, नीरा, शरणागत और चंदा। इस तरीके से आप हेडिंग वाइज लिखोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गुंडा हो गया, स्वर्ग के खंडर, पंचायत, जहां आरा, मधुआ, उर्वशी, इंद्रजाल, गुलाम और ग्राम। इसी तरीके से भीख में, चित्र मंदिर, ब्रह्मर्षि पुरस्कार, रमला, छोटा जादूगर, बभ्रुवाहन और विराम चिन्ह, सालवती। इसी तरीके से अमिट स्मृति, रसिया, बालम, सिकंदर की शपथ और आकाशदीप। क्लियर है। इस तरीके से हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज बना के लिखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं, जैसे कि पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, अंतरिक्ष में अभी सो रही है, मधुर माधवी संध्या में, ओरी मानस की गहराई, निद्रक तूने ठुकराया तब, अरे आ गई है भूली सी, शशि सी वह सुंदर रूप विभा, अरे कहीं देखा है तुमने, काली आंखों का अंधकार, चिर त्रषित कंठ से तृप्त विधुर, जगती की मंगलमयी उषावन। इसी के साथ अपलक जगती हो एक रात, वसुधा के आंचल में, अंचल पर, जग की सजल कालिमा रजनी, मेरी आंखों की पुतली में, कितने दिन जीवन जल निधि में, कोमल कुसुमों की मधुर रात, अब जागो जीवन के प्रभात, तुम्हारी आंखों का बचपन, आहरे वह अधीर यौवन। क्योंकि ये काव्य में पारंगत थे। क्लियर है, बात समझ रहे हो। बहुत सारी इन्होंने रचनाएं हैं। आंखों से अलग जगाने को, उस दिन जब जीवन के पथ में, और हे सागर संगम अरुण नील। क्लियर है। ये इनकी क्या है, ये इनकी लिखी गई कविताएं हैं, प्रमुख रूप से कविताएं जो इन्होंने लिखी। अब साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी और इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। क्लियर। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य और बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियां पाठक को अभिभूत कर दिया करती थी। क्लियर है। ऐसा लगता था कि बस पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ। क्लियर है। आनंद से भलीभूत जो श्रोता होते थे वो भाई पढ़ते जाते थे। वह हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया है। उन्होंने अपनी कहानियों, नाटक तथा कविताओं के जरिए हिंदी साहित्य में अपना माधुर्य बिखेरा। राजनीतिक संघर्ष तथा संकट की स्थिति में राजपुरुष का व्यवहार उन्होंने बड़ी गहराई से समझा और लिखा। आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थ और आदर्शवादी रचनाओं का सूत्रपात किया है। अब इनके द्वारा लिखे गए नाटक। क्लियर है। प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की है। कितने? 13। क्लियर है। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। यह आधारित यानी कि इतिहास पर आधारित है, इतिहास से कहीं ना कहीं प्रेरित है। क्लियर हो गया। इतिहास की यहां पर झलक मिलती है। केवल कामना और एक घूंट को छोड़ दिया जाए तो इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है और वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में इनकी गिनती होती है। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। क्लियर हो गया। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय, नाग यज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट। क्लियर। तो ये इनके प्रमुख नाटकों में से एक है। चलो भाई, अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो हमारे देश के सबसे बड़े कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की, लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली की तरफ भी आते गए और उनको ये भाषा शैली
पसंद आती गई और जैसे जैसे पसंद आती गई वैसे वैसे ये आगे की तरफ बढ़ते गए। चलो भाई, इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी शैली अत्यंत मीठी और सरल भाषा में थी, जिनको कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता था। क्लियर है? चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाएगी। और भाई जब एक व्यक्ति की समझ में आ जाए, आपके लेख अगर भी किसी व्यक्ति की समझ में आ जाए और वो आनंद लेकर उसको पढ़ रहा है, तो भाई आपका लिखना साकार हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, अब प्रसाद जी के लेखन का दूरगामी प्रभाव आइए समझते हैं। तो दिव्य हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना का श्रेय जाता है जयशंकर प्रसाद को। क्लियर? और इनके द्वारा रचित खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुरी की रस सिद्धि धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वो काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। क्लियर? जयशंकर प्रसाद के बाद के कई प्रगतिशील और नई कविता धाराओं, दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उनकी लेखनी को खूब सराहा, खूब प्रशंसा मिली। क्लियर है? इनकी वजह से ही बाद में खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। बहुत सारे लोगों ने खड़ी बोली में लिखना चालू कर दिया। क्लियर? तो शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई। चलो भाई आगे बढ़े। चलो, उपन्यास की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने 3 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती। तितली जयशंकर प्रसाद का ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यास है, जबकि कंकाल में नागरिक सभ्यता को यहाँ पर दिखाया गया है। तो 3 प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिसके बारे में आपने याद कर लेना है और एग्जाम में जरूर आते हैं, 100% आएगा, ध्यान रखना। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलो भाई आगे बढ़े। चलो, तो यहां तक का था क्या जीवन परिचय। और एक जीवन परिचय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम के अंदर एक प्रश्न जरूर आता है भाई, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 लेखकों के नाम दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक करना होता है। क्लियर है? तो आप पसंदीदा लेखक जो है इसी पर मत रहना, आप जो भी पाठ पढ़ रहे हैं उनके लेखकों के बारे में जरूर याद करना, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलो भाई आगे बढ़े। चलो भाई अब करते हैं पाठ की व्याख्या। पाठ की व्याख्या करते हैं। इस पाठ के अंदर ममता, करुणा, एक लड़की की दास्तान है जो छोटी सी उम्र में ही क्या हो जाती है, विडो यानी कि विधवा हो जाती है। क्लियर है? पहले क्या करते थे, पहले छोटी छोटी उम्र में क्या करते थे, शादियां कर दिया करते थे। क्लियर? दुहिता, एक बेहता, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो छोटी उम्र में विधवा हो जाती है। क्लियर है? तो किस तरीके से, बहुत ही मार्मिक तरीके से इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है और बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आइए व्याख्या पे चलते हैं। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोण के तीव्र गंभीर प्रवाह को देख रही थी। यानी कि शोण, यहाँ पर शोण नदी के बारे में बात हो रही है। अब जब नदी का प्रवाह होता है तो आपने कभी देखा होगा, जब पानी कलकल कलकल करता है, जब तेजी के साथ बाहर बहता है तो एक अजीब सी आवाज आती है। और वो अजीब सी आवाज आती है, कानों को एक क्या प्रकार का आपको सुकून कह सकते हो, बहुत ही आनंद मिलता है आपको। ऐसा लगता है कि बस ये आवाज सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। क्लियर हो गया? तो उस नदी की तीव्र गंभीर प्रवाह को देख रही है और ममता विधवा थी, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। ममता विधवा थी और उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। जिस तरीके से शोण नदी, क्लियर है, का प्रवाह जो है बह रहा था, उसी तरीके से उस ममता के अंदर भी जो है बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, बहुत सारी विचार आ रहे थे। यानी कि शोण नदी और उसकी मन की जो व्यथा है वो मैच कर रही थी, यानी कि उमड़ रही थी। मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी थी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी।
वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। क्लियर है, इकलौती पुत्री थी। क्लियर है, किसकी थी? इनके पिता का नाम क्या था? चूड़ामणि। क्लियर हो गया? चूड़ामणि कौन थे? रोहतास दुर्गपति के मंत्री। चलो भाई आगे बढ़े। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। अब भाई जाहिर सी बात है, मंत्री की पुत्री है तो उस पुत्री के लिए क्या लगता है आपको? मंत्री ने सभी सुख सुविधाओं का बंदोबस्त किया होगा या नहीं किया होगा? लेकिन इन सुख सुविधाओं के अलावा भी बहुत कुछ होता है जीवन में, जो शायद ममता के जीवन में नहीं था। इसीलिए वो सोच रही थी, मन में बहुत सारे विचार कौंध रहे थे, दुविधा थी, असमंजस की स्थिति थी। क्लियर? परंतु वह विधवा थी। ये सबसे बड़ी, कहते नहीं है कि सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज के अंदर, अगर स्त्री विधवा हो जाती है और वो भी कम उम्र में हो जाए तो लोग बड़े ही तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं, जो कि हमारे आज भी हमारे इस समाज में एक तरीके की कुरीति है। क्लियर हो गया? जब तक उसका पति उसके साथ रहता है तो किसी की भी नज़र जो है वो उस पर नहीं पड़ती है। क्लियर है? बुरी नज़र। लेकिन जैसे ही उसका पति उसका साथ छोड़ देता है और उस संसार में अकेली हो जाती है तो अनेक जो नज़रें हैं वो उसकी तरफ देखती हैं। क्लियर हो गया? हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी होता है। क्लियर होगा? जिसके बारे में बात करूँगा, यह उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? जब चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी कि जैसे ही शयन कक्ष में प्रवेश किया जहां पर वो बैठकर सोच रही थी, कुछ विचार कर रही थी, चूड़ामणि जी चुपके से जो है प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं और शोण के प्रवाह में उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध है। यानी कि इतनी बेसुध हो गई कि उसको यही नहीं पता चला कि पिताश्री कब आए और कब चले। क्लियर? किसी के आने की, है ना, उसने ना तो कोई था सुनी और उसको ये पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो उसके मन में जो विचार चल रहे थे वो कहीं और ही दुनिया में थे। क्लियर हो गया? चलो भाई, पिता का आना न जान सकी, पिता कब आए कब चले गए उसको नहीं पता चला। इतनी डूबी हुई थी अपनी चिंता में। चिंतामणि व्यथित हो उठे, स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें। अब एक पिता के लिए ये बड़े ही चिंता की बात होती है। एक तो इकलौती पुत्री, चाहूं तो मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन ना चाह कर भी मैं वो नहीं दे पा रहा जो उसे चाहिए। तो वो अपनी पुत्री के लिए बड़े दुखी थे। और पुत्री के लिए एक पिता के मन में जो प्रेम होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया अगर पुत्री किसी दुख में है तो पिता के ऊपर क्या बीतती है ये तो वो पिता ही समझ सकता है। क्लियर है? तो पुत्री के लिए क्या करें ये समझ सकते। चूड़ामणि जी बड़े परेशान रहा करते थे और स्थिति स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए और अपनी पुत्री का जो दर्द था वो देखा नहीं गया उनसे और वो पलट के एकदम बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता था, आते थे चले जाते थे, ये बार बार हुआ करता था। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। क्लियर है? और दोबारा से वो फिर ममता के कक्ष में जाते हैं, प्रकोष्ठ में दोबारा से प्रवेश करते हैं और उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में लेकर कुछ खड़े हैं। और इस बार वो अकेले नहीं थे, चांदी के, है ना, हीरे जवाहरात, पिछले बार जो है चांदी के बड़े बड़े थालों में जो है सेवक जो है थाल भरे भरे लेकर आते हैं उनके साथ, चिंतामणि के साथ। क्लियर? चूड़ामणि के साथ। क्लियर? कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। अब जब इतने सारे लोगों के जब आने की जाहिर सी बात है हलचल हुई, तब जाके वो ध्यान जो था उसका टूटा ममता का और उसने घूम कर पलट कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। मंत्री ने कहा कि थाल रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए, यानी कि जो सेवक थे वो थाल को रखकर वापस चले गए। अब कक्ष में प्रकोष्ठ में केवल ममता और उनके पिता चूड़ामणि जी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। चलो, ममता ने पूछा कि पिताजी ये क्या है। अब पिताजी कह रहे हैं कि तेरे लिए है बेटी, तू ऐसे उदास रहती है,
इस तरीके से चिंता में खोई रहती है, तेरी व्यथा मेरे से देखी नहीं जाती, तेरी पीड़ा मेरे से नहीं देखी जाती। बेटी ये तेरे लिए उपहार है, गिफ्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो उपहार है कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, यानी कि उसका जो ढका हुआ था वो हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा और ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, चारों तरफ स्वर्ण मुद्राएं सी, सोना ही सोना था। और सोनों की चमक से क्या है, ममता एकदम से क्या हुई, अवाक रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। पिताजी ये क्या है इतना सारा सोना, ये कहां से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। चुप रहे बेटी, ये सब तेरे लिए। क्लियर है ममता? तो क्या आपने ग्लिच का उत्कोच स्वीकार कर लिया? क्या आपने घूस स्वीकार कर ली? है ना, जब किसी को इसी तरीके से तो बोलते हैं आज के समाज में, तो भाई पिताजी अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। पिताजी ये ठीक नहीं है, हम लोग ब्राह्मण हैं और भैया इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, इस वंश का अंत समीप है। अधीनता स्वीकार मत कीजिए पिताजी, और आप ये स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें ये भीख, नहीं चाहिए हमें भीख। बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। पिता कहते हैं बेटा किसी भी वक्त शेरशाह रोहतास पे अधिकार कर सकता है, आधिपत्य जमा सकता है, और उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा। उस दिन जब मैं मंत्री नहीं रहूंगा, ये तब के लिए है बेटी, ये बुरे वक्त में काम आएगा, रख लो इसको। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अभी तो विपत्ति आई नहीं है और आपने पहले से ही सोच लिया। क्लियर है? अगर विपत्ति आनी ही है तो भैया उस ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप ये जो कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। क्लियर है? परम पिता परमात्मा की मर्जी के भला कुछ नहीं होता। तो अगर उसने दुख हमें देना ही है तो हंस के सहेंगे, हंस के सहेंगे। क्लियर है? उसकी मर्जी के विरुद्ध ये कार्य किया जा रहा है, ये पिताजी अनर्थ है। क्लियर है भाई? पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? हम तो ब्राह्मण हैं, 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए। इस भरी पूरी दुनिया में क्या हमको कोई 2 रोटी नहीं दे सकता? हम सोने का क्या करेंगे? हम सोने का क्या करेंगे? क्लियर है? हम तो ब्राह्मण हैं। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? क्या कोई भूपृष्ठ पर हिंदू नहीं बचा रह जाएगा तो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सकेगा? ऐसा तो नहीं होगा पिताजी। क्लियर? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इतनी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है ये कहकर चूड़ामणि चले गए। क्लियर हो गए? अब वो उसको न लोभ है न लालच है। अब वो कह रही है पिताजी वापस कर दो, गलत है। समझा रही है कि इस पूरी पृथ्वी पर ब्राह्मणों को तो लोग भोजन कराते हैं, तो इस हमें क्या चाहिए? हमें जीने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए, जी लेंगे कहीं भी। लेकिन इस तरीके से, है ना, किसी से इस तरीके से इसको घूस बोला जाता है। क्लियर है? तो लालच बस आकर ये काम मत कीजिए। पिताजी ने लाख समझाया, बेटी नहीं मानी, और बेटी को कह के चले गए कि तुम मूर्ख है। चले गए चिड़िया। इतना सारा सोना अगर किसी को मिल जाए तो वो वापस करता है क्या? है ना? दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, दूसरे दिन अगले दिन की बात है, जब डोलियों का तांता लगा हुआ था, भीतर से बाहर की तरफ महल की तरफ आ रहा था, तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। उनको थोड़ा सा शक हो गया कि ये जो पहले क्या डोली चलती थी, बीच में दुल्हन बैठती थी और एक तरफ आगे, एक तरफ 2-2 4-4 सेवक जो है उठा कर ले जाते थे, इस तरीके से वो अंदर अंदर डोलियों का तांता आ रहा था। वो अपने को रोक नहीं सके और उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, यानी कि पर्दा हटाना चाहा कि हम देखना चाहते हैं इन डोलियों के अंदर क्या है, क्योंकि मंत्री थे। क्लियर है? पठानों ने कहा कि ये महिलाओं का अपमान करना है। पठानों ने कहा कि ये अपमान है, तुम अगर पर्दा उठाओगे इसका मतलब ये महिलाओं का अपमान है। क्लियर है? बात यहां पर बढ़ गई। क्लियर हो गया? पठानों ने
पठानों में और चूड़ामणि में क्या हो गया, बहस हो गई। बहस हो गई, तलवारें खिंच गईं और ब्राह्मण वहीं मारा गया। चूड़ामणि को वहीं पर ढेर कर दिया पठानों ने, मार डाला। क्लियर है। और राजा रानी और कोच सब शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, सब उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जो चूड़ामणि की जो बेटी थी ममता, वो किसी तरह महल से बाहर निकल गई, अपनी जान बचाकर निकल गई। डोली में भरे हुए पठान और सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। यानी कि डोली में कोई महिला नहीं थी, कोई दुल्हन नहीं थी, कोई महिलाएं नहीं थी, और उसमें थे पठान सैनिक। और निकल निकल के वो पूरे अंदर प्रांगण में फैल गए, पूरे दुर्ग में फैल गए। और ममता नहीं मिल सकी, खूब ढूंढा, लेकिन ममता वहां से बचकर बाहर आ चुकी थी, दुर्ग से बाहर आ चुकी थी। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का यहां पर खंडर था। वन चूड़ा तृण मुगलों के ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीस की चंद्रिका में अपने को शीतक कर रही थी, जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उस स्थान की बात हो रही है। क्लियर हो गया। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब बहुत सालों के बाद अब कहानी कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का जहां पर उपदेश ग्रहण करने के लिए जहां पर पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी थी और उसमें दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चितयन्तो माये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया, पाठ हो रहा था, पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। अचानक से एक आकृति आकर सामने से रुकती है और पाठ रुक जाता है। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। स्त्री उठी और उसने किवाड़ बंद करने चाहे, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। और जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने कहा कि हे माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री कहती है कि तुम कौन हो? तो स्त्री ने पूछा कि भैया, स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूं। वो व्यक्ति कहता है, मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। युद्ध में शेरशाह सूरी से विपन्न होकर मैं रक्षा चाहता हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे शरण दो और मैं आश्रय चाहता हूं। क्लियर है। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूं, मैं बहुत थक गया हूं, चलने में असमर्थ हूं, घायल भी हूं। क्लियर है। तो भैया, क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए, इस तरीके से होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। बात तुम शेरशाह की कर रहे हो, मुझे तो तुम भी क्रूर लग रहे हो। रक्त बह रहा है, वही रक्त की प्यास तुम्हारे चेहरे पर भी है, मुझे तो तुम भी क्रूर लग रहे हो। मैं तुम्हें आश्रय कैसे दे सकती हूं? सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। व्यक्ति कहता है कि मेरा गला सूख रहा है, प्यास लगी हुई है, मेरे साथी हैं वो सब चितर वितर हो गए हैं, सब छूट गए हैं, अश्व जो है वो गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना कहते 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 वो व्यक्ति भी दम से बैठ गया, गिर पड़ा। और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, चक्कर आने लगे उसके। क्लियर है। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आ गई भाई, ये कहां से आ गया? क्लियर। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आताई। उसको तुरंत अपने पिता की बात, वो स्त्री कौन थी? वही ममता थी, जो अब
बुजुर्ग अवस्था में चली गई थी। क्लियर है? वो अब उम्र दराज हो चली थी। उसके पिता का भी कुछ इसी तरीके से वध किया गया था। तो उसको लगा कि ये लोग दया के पात्र नहीं है, ये लोग दया के पात्र नहीं, जिन्होंने मेरे पिता का वध किया, मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे आश्रय दे सकती हूँ। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। आत्मग्लानि जो थी उसके मन में जो है ऐसे अपने पिता की के साथ जो कृत्य किया गया तुरंत उसको याद आ गया। उसने कहा नहीं नहीं, असंभव। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। दोबारा से उसने आवाज दी कि माता क्या मैं चला जाऊं। क्लियर? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहां नहीं, सब धर्मी दया के पात्र नहीं। अब वो सोच रही, एक पल ये सोच रही है कि भाई जिन्होंने मेरे पिता के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, मेरे पिता का वध किया, हमारा राजपाट सब छीन लिया, मैं ऐसे व्यक्ति उन लोगों को कैसे शरण दे सकती हूँ। दूसरी तरफ मैं एक ब्राह्मणी हूँ और ब्राह्मणी का कर्तव्य क्या है ना, तो अपने कर्तव्य से बंधी हुई हूँ मैं। तो वो भी सोच रही है सब धर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। इसे दया नहीं, इसे कर्तव्य करना है। मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा ब्राह्मण धर्म जो है इसकी गवाही नहीं दे रहा, है ना। क्लियर हो गया? तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि छल भी करो और ठहरो। छल? व्यक्ति कहता है छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा क्या? कहता है तैमूर का जो वंशज है क्या किसी स्त्री से छल करेगा क्या, है ना। जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा कि यहां कौन सा दुर्ग है। अब ममता सोच रही है यहां कौन सा दुर्ग है, ये तो झोपड़ी है, कुटिया है हमारी, है ना। यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। क्लियर? अब बात कर्तव्य की है, मैं कर्तव्य से बंधी हुई हूं, अब मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। मेरे द्वार पर एक अभागा इंसान आया है जो मदद मांग रहा है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। जाओ मेरी कुटिया में जाकर विश्राम कर लो, तुम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, आप जाकर इसमें विश्राम कर लो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। सब छोड़ रहे हैं अपना अपना धर्म, मैं क्यों छोड़ दूं, मैं तो अपने कर्तव्य से बंधी हूं। जाओ जाकर विश्राम कर लो। मुगल ने चंद्रमा के मंदिर प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। उसने बुढ़िया को नमस्कार किया, स्त्री को नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। जब सुबह हुई तो उसने देखा अनेक सैनिक, है ना, घोड़े पर सवार होकर इधर उधर घूम रहे हैं। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उसको याद आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब उसको याद आया कि मैंने तो अपनी कुटिया में, है ना, किसको, है ना, क्या कौन सी बला, मैंने कौन सी आफत जो है मोल ले ली, है ना। उसको अपनी मूर्खता पे कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहां हूं। जो व्यक्ति झोपड़ी में विश्राम कर रहा था, जब उसने सैनिकों की आवाज सुनी, जब उसने अपने घुड़सवारों को देखा तो झोपड़ी से निकला। उसने आवाज दिया अपने सैनिक को, अपने सेनापति को कि मिर्जा मैं इधर हूं। क्लियर है? शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठना। सबने बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्लियर है? क्योंकि वो उसी के सैनिक थे, उसी के सैनिक थे जो युद्ध में इधर उधर हो गए थे, तितर बितर हो गए थे। क्लियर? ममता अधिक भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहां है, उसे खोज निकालो। जिस स्त्री ने मुझे यहां पर आश्रय दिया उस स्त्री को खोज निकालो, ढूंढो उसे,
ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव में चली गई। ममता जाकर छुप गई, वो डर गई थी। क्लियर हो गया। दिन भर उसने उसमें से नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। अब वो पथिक था, उसने घोड़े पर सवार होते हुए कहा कि वो स्त्री मुझे मिली नहीं, इसका मुझे खेद है, मुझे अफसोस रहेगा कि मैं उस स्त्री ने मुझे अपने घर में पनाह दी, आश्रय दिया, और मैं उस स्त्री को कुछ दे नहीं सका। उसका घर बनवा देना मिर्जा, उसका घर बनवा देना। क्लियर है, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम किया है। ये स्थान बिल्कुल मत भूलना, याद करो, चिन्हित कर लो। इसके बाद वे सब चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत चुके थे। ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी। ममता अब कितने वर्ष की हो गई थी? ममता अब 70 वर्ष की हो गई थी। कई साल बीत जाने के बाद वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी, और शीतकाल का प्रभाव था, यानी कि ठंड का प्रकोप जो था, बुढ़ापे में जो होता है वो अक्सर वृद्ध लोगों को इस परेशानी में डाल ही देता है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, खांसी भी हो चुकी थी, बीमार थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वो आजीवन सबके सुख दुख में की सहभागिनी रही है। क्लियर। जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपके मदद के लिए कोई ना कोई भेज देता है। क्लियर है। तो उसकी मदद के लिए भी बहुत सारी स्त्रियां जो आसपास बैठी हुई थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी में जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पे आया, दिखाई दिया। क्लियर है। और वो अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वो तो इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया मर गई होगी, तब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। घुड़सवार क्या कर रहे थे? आपस में बातें कर रहे थे कि नक्शा तो यहीं का है, इतने साल हो चुके, वो बुढ़िया तो अब मर गई होगी, है ना। वो आपस में बातें कर रहे थे। क्लियर है। अब ममता ने अपने विकल कानों से सुना कि भाई उसके पास की स्त्री से ने कहा कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक के कहा, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा था। अब उसको तुरंत याद आ जाती है कि मैंने कुछ साल पहले, कई वर्ष पहले एक व्यक्ति को अपने यहाँ आश्रय दिया था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो पथिक कौन था, शहंशाह था या कोई मुगल था, बट हाँ, इसी झोपड़ी में वो रहा था। मैंने उसे शरण दी थी। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने ये भी सुना था कि जाते जाते उसने कहा था कि भाई मेरा घर बनवा देना। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। क्लियर है। इतना कहते ही बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत उड़ गए, यानी कि ममता के प्राण पखेरु हो चुके थे। वो इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। क्लियर है। वहां पर अष्टकोण मंदिर की स्थापना की गई। क्लियर है। और एक शिलालेख यानी कि पट्टी लिखा वहां पर लिखी, और उस पर क्या लिखा कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। ममता का कहीं नामो निशान नहीं। क्लियर है। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता कहीं भी नहीं थी। क्लियर है। बात समझ में आ गई। तो ये है ममता की कहानी। चलो आगे बढ़े। चलो इसी तरीके से गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे आपकी परीक्षा के अंदर। इस तरीके से ये गद्यांश है। ये गद्यांश आपने पढ़ा, और ये गद्यांश जो है वो 2012 में आया था और ये 2014 में आया था। 12 और 14 में बेटा ये आ चुका है। इसके प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में और क्या कहा गया है। दूसरा, हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है।
या उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। और अगला प्रश्न है, ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप इसको पढ़िए, इसको ठीक ठीक से पढ़ोगे, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, ममता कौन थी और वो क्या देख रही थी। यहाँ प्रकोष्ठ का मतलब है मुख्य द्वार के पास वाला कमरा। क्लियर हो गया। प्रकोष्ठ मुख्य द्वार के पास वाले कमरे को बोला गया है। शोण यानी सोन नदी की बात हो रही है यहाँ पे। वेदना दुख को बोलते हैं। दुहिता यानी पुत्री, निराश्रय, अनाथ, विकल यानी दुखी, विडंबना यानी कि पीड़ा। अब पहले वाले आ का उत्तर यहाँ पर है। तो ये गद्यावतरण हमारे पास है पुस्तक, हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर हो गया। अगला, रेखांकित शब्द की व्याख्या पर अगर नजर डालें तो जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राज प्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई थी। रोहतास दुर्ग की ममता जो थी वो रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी। सोन नदी थी, उसके तेज बहाव को देख रही थी और विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। मन में तरह तरह की बातें चल रही थी, मन में तरह तरह के विचार कौंधिया रहे थे। क्लियर है। भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था और इस दुख भरी पीड़ा को कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं समझ सकता। कहते नहीं है जिस तन लागे वही जाने। क्लियर है। इस कहते लोग ढांढस बना सकते हैं, लोग धैर्य बंधा सकते हैं, लोग आपको सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन उस दर्द को वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा है। तो ममता उस दर्द से गुजर रही थी क्योंकि बहुत कम छोटी उम्र में ही वो विधवा हो चुकी थी। क्लियर। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे, अनेक विचार कौंधिया रहे थे। क्लियर है। उसकी आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे। ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द भगवान किसी को न दे। क्लियर। और राजप्रसाद की समस्त सुख सुविधाओं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थीं। एक मंत्री की पुत्री, क्या उसको राजपाट में कोई दिक्कत थी क्या? उसके पास उसके पिता ने सुख सुविधाओं की, है ना, सभी सुख सुविधाएं जो हैं वो उसके इर्द गिर्द मुहैया करा रखी थी। एक मंत्री की सभी ऐशो आराम की जिंदगी, सभी सुख सुविधाएं उसके पास थीं, है ना, लेकिन एक दर्द जो था उसका इलाज किसी के पास नहीं था, उसकी दवा किसी के पास नहीं थी, है ना, चूड़ामणि के पास भी नहीं। क्लियर है। चलो, कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की शैया के समान प्रतीत होता था। यानी कि जिस शैया पर वो सोती थी, उस मखमल की जो गद्दा था उस पर भी उसे ऐसा लगता था कि भाई किसी ने कांटे चुभो रखे। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर कहना है कि ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी और इसीलिए उसके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने के प्रश्न ही नहीं उठते। सारी सुख सुविधाएं थी उसके पास, है ना। उसकी एक आवाज पर सैकड़ों नौकर चाकर एकत्रित हो जाया करते थे। क्लियर है। अर्थात उसके पास सभी सुख सुविधाएं विद्यमान थीं, परंतु वो सुखी नहीं थी क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। बाल विधवा, अल्पायु में ही वो क्या हो चुकी थी? विधवा हो चुकी थी। क्लियर। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। क्लियर है। और इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है। संसार की सभी सुख सुविधाएं भी उसको शांति प्रदान नहीं कर पाती। क्लियर हो गया। और ऐसी ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। क्लियर है। अगला, यानी कि सा का पहला प्रस्तुत गद्यांश में रोहतास दुर्ग के द्रुपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र कन्या ममता के विषय में कहा गया है। यहाँ पर प्रश्न था कि भाई किसके विषय में कहा गया है? यहाँ पर ममता के विषय में कहा गया है, जो कि युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने के बाद भी उसकी परेशानियों का
अंत नहीं था, उसका दुख, उसका दर्द कोई नहीं जान पाया। सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है और इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है और इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, इसका उत्तर, ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। उसके पास सुख के समस्त साधन विद्यमान थे, फिर भी उसके मन में पीड़ा थी, दुख था, दर्द था, मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी, आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। आरामदायक शैया भी उसे कांटों की सैया के समान पीड़ा पहुंचा रही थी। क्लियर? ममता रोहतास दुर्ग के आदिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी जो विधवा हो गई थी। राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई और सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी। क्लियर है? क्लियर हो गया? चलो भाई अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश देखते हैं जो 2013 में आया था और इसके प्रश्न क्या बनते हैं। चलो, इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है बताइए। यहाँ विपत्ति का मतलब क्या है? आपत्ति से है, संकट से है। आयोजन यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह और भूपृष्ठ यानी पृथ्वी तल। अब यहाँ पर रेखांकित जो अंश है इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वो हतप्रभ रहेगी, आश्चर्यचकित रह गई। क्लियर? वो आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हो? अगर विपत्ति आनी है तो इसका मतलब ऊपर वाले ने हमें, इस विपत्ति को किसने भेजा? ऊपर वाले ने भेजा होगा। तो जब ऊपर वाला ही चाहता है कि हम इस विपत्ति से जूझें तो भाई आप उसके मर्जी के बगैर कार्य क्यों कर रहे हो? क्लियर है? हम जूझ लेंगे, हम इस विपत्ति का सामना कर लेंगे, हमें ईश्वर में पूरा विश्वास है। क्लियर हो गया? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। क्लियर? हम लोग ब्राह्मण हैं, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ये बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू व्यक्ति न मिले और ब्राह्मण को भिक्षा न दे। ब्राह्मण को तो लोग भिक्षा देते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, हम कहीं भी गुजारा कर लेंगे। दुर्ग नहीं रहेगा तो क्या, महल नहीं रहेंगे तो, राजा रजवाड़े नहीं रहेंगे तो क्या हो गया? हम आराम से अपना जीवन यापन कर लेंगे। हमें इन सोने चांदी, हीरे जवाहरात, इन स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं। आप व्यर्थ में प्रयत्न कर रहे हैं। चलो अगला क्या है? अगला, थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्कों की चमक जो कि ममता के पिता ने शीर्षा से उत्कोच यानी कि घूस के रूप में ली थी। क्लियर है? घूस के रूप में स्वीकार की थी। ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। आशय क्या है कि विधर्मियों से उत्कोच के रूप में आए सुवर्ण से उत्पन्न संभावित भय के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। घूस किससे मिली थी? घूस एक ऐसे व्यक्ति से ली जा रही है जो उसका आधिपत्य, जो उनके राजपाट पर क्या कर रहा है? कब्जा करना चाह रहा है ना? उसका सब कुछ जो है तबाह करना चाह रहा है। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, इससे आशय क्या है? इससे आशय है कि भाई ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया जाने वाला दुस्साहस। तात्पर्य यह है कि ईश्वर यदि हमें विपत्ति में डालना ही चाहता है तो हमें उसकी इच्छा के विपरीत प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें विपत्ति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। विपत्ति आए तो सही। इस गद्यांश में ममता की निर्लोभता, अनुचित धन के प्रति विमुखता तथा ईश्वर व ब्राह्मणत्व में विश्वास की मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। इस तरीके से हमारे गद्यांश के कुछ प्रश्न और उत्तर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब, कौन से सन में हुआ था? बताओ, 1889, 1880, 1888 या 1890? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ए इज द राइट आंसर का एकदम करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो भाई इनकी पत्रिका का नाम है इंदु। क्लियर है? घा
इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। मृत्यु के अंतिम पड़ाव पे ममता को अपनी झोपड़ी में किस शहंशाह के विश्राम करने का पता चला था? क्लियर है। अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, हुमायूं या पृथ्वीराज चौहान? तो शहंशाह हुमायूं ने शरण ली थी। ये बाद में पता चला था कि उसकी झोपड़ी में जिस व्यक्ति को मैं आश्रय दे रही हूं तो वो शहंशाह है ना। शहंशाह हुमायूं के बारे में, शहंशाह हुमायूं को उसने क्या अनजाने में शरण दी। चलो भाई, ममता किसकी पुत्री थी और उसके पिता का नाम क्या था? तो बीरबल, चूड़ामणि, चिंतामणि या फिर चक्रमाणी? तो भाई ममता चूड़ामणि की पुत्री थी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलो भाई, तो इस तरीके से हमारे पाठ की समाप्ति होती है और आज हमारे इस अध्याय की समाप्ति के साथ ही हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी और एक नए लेसन के साथ। ओके, तब तक दो हमें इजाजत और आप बने रहो डाउट नट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।